आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। लास्ट टाइम हमने लूप होल्स पे बात की थी, उन्हीं लूप होल्स को और ज्यादा यहाँ पे वजाहत हो जाएगी। उसके अलावा ये पता चल जाएगा कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजूहात कौन कौन सी थी, क्या क्या वजूहात ऐसी हुई थी जिनकी वजह से यूएसएसआर फिर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इसमें जो मुख्तलिफ कॉजेज थे, उन कॉजेज पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो कॉज है दैट इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमी में जो एक जमूद आ गया था, स्टैग्नेट हो गई थी, रुक गई थी। तो वो क्या वजह थी कि इकोनॉमी उनकी थम गई थी, जो कि पहले जब शुरुआत उन्होंने की थी तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक ठहराव आ गया, स्टैग्नेट हो गई। और फिर ये एक वजह बन गई कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह बन गई। तो उसमें क्या था कि कंसिस्टेंट सपोर्ट टू सैटेलाइट स्टेट्स में मालूम है, हमने कहा था कि जो ब्लॉक पॉलिटिक्स में जो बाकी छोटे छोटे मुल्क जो इन पावर ब्लॉक्स का हिस्सा बन गए थे, तो उनको हम सैटेलाइट स्टेट्स कहते थे। तो उन सैटेलाइट स्टेट्स को इन पावर्स की तरफ से सपोर्ट मिलता था, इनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है एड वगैरह मिलता था। तो उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें हेल्प करने की जरूरत पड़ती थी इन पावर्स को। तो ये जो कंटिन्यूअसली जो सपोर्ट मिल रहा था सैटेलाइट स्टेट्स को, उससे ये हुआ कि सोवियत इकोनॉमी पे एक ये कंटिन्यूअस एक मुसलसल एक बोझ जो था वो बढ़ रहा था। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो थे सोवियत यूनियन के, वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते गए। और उसके साथ ये कमजोर इस वजह से भी हुए कि उन्हें जो है लोगों की एस्पिरेशंस जो थी उनको पूरा करते करते इकोनॉमी का पे जो है बोझ बढ़ गया। और फिर यही बोझ फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाल का जो है एक जवाल की एक वजह बन गई। दिस वाज वन ऑफ द कॉजेज, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। दूसरी जो कॉज जो दूसरा जो कॉज इसमें था दैट वाज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। इसकी हमने बात की है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक अनअकाउंटेबिलिटी वगैरह जो आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, वो ब्यूरोक्रेटिक बन गया था, अथॉरिटेरियन बन गया था। तो वही चीज यहाँ पे फिर से एक तरीके से रिपीट हो जाएगी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। हमने पहले बात की है कि सोवियत यूनियन में एक ही पार्टी को इजाजत थी, सियासी जो पूरा निजाम जो है वो सिर्फ एक ही पार्टी के गिर्द चलता था, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो उसमें जो जवाबदेही का जो एक तरीका है वो उसमें एक तरह से वो रुक गया या थम गया, या वो अनअकाउंटेबल बन गए। लोगों की जो ग्रीवेंसेस या शिकायत थी उनका उनको कोई सुनने वाला नहीं था। तो उससे ये हो गया कि जो आम आदमी जो थे, ऑर्डिनरी पीपल जो थे, वो आहिस्ता आहिस्ता एलिनेट हो गए। एलिनेट मींस कि वो दूर होते गए यहाँ किससे, इस जो चूंकि अनअकाउंटेबिलिटी थी, जवाबदेही नहीं थी, कोई जवाबदेह नहीं था, तो उससे ये हुआ कि ये पार्टी फिर आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्त किस्म की करप्शन का शिकार हो गई। इसमें करप्शन को जो है करप्शन बहुत ज्यादा इसमें फैल गई। ठीक, उससे ये हुआ कि करप्शन का हमेशा ये होता है कि जो आम आदमी होता है उसका खमियाजा जो है उस आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ठीक है। और इसमें ये भी था कि सिस्टम में चूंकि कोई दूसरी पार्टी नहीं थी जो कि इस करप्शन पे आवाज उठाती, जो कि उन्हें अकाउंटेबल बनाती, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं था, तो इसलिए ये हुआ कि उस सिस्टम में कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कि वो अपनी गलतियों को सही करते। क्योंकि जो भी शिकायत करता था उसको समझा जाता है कि ये सही कमजोरियों को सही नहीं करना चाहता, बल्कि उसको समझा जाता है कि ये कम्युनिज्म के खिलाफ है। तो उसको एक हिसाब से बागी समझा जाता था। इसलिए आम आदमी शिकायत करने से डरता था, वो खौफजदा था कि कहीं उसको, क्योंकि वहां पे एक जो सोवियत यूनियन में जो जासूसी निजाम था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और किसी को भी पाया जाता कि वो किसी तरीके से पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है, तो वो इस तरह से गायब हो जाता था कि उसका पता भी नहीं चलता था। तो ये सारी चीजें थी जिससे कि लोग डरे हुए थे। लेकिन उस डर के साथ साथ ये भी था कि वो उस सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता जो पहले नाराजगी थी वो फिर नाराजगी गम गुस्सा में तब्दील हुई थी, और फिर वो उससे मुतनफिर नफरत हो गई थी उन्हें उस सिस्टम से। और जब भी किसी पॉलिटिकल सिस्टम से वहां के लोगों को लोग उससे दूर हो जाते हैं, तो उससे वो सिस्टम फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है। तो यही था कि फ्रीडम वहां पे नहीं थी, आजादी नहीं थी, और
پورا جو سسٹم تھا وہ سینٹرلائز ہو گیا تھا, صرف کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کے ہاتھ میں پورا کنٹرول تھا, پوری اتھارٹی, اور ایریا اتنا بڑا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میپ پہ کہ رشیا یا پورا یہ جو سوویت یونین کتنا بڑا ایریا تھا, لیکن اس پورے ایریا کو سینٹرلائز کیا گیا تھا, صرف ایک ہی پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین جو تھی وہ اس نے پورے اتنے بڑے ایریا کو کنٹرول کیا ہوا تھا. تو اس سے یہ تھا کہ اتنے بڑے ایریا کو میں جو ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور نہیں تھا, تو اس سے یہ تھا کہ اس سے یہ آہستہ آہستہ سسٹم جو ہے اندر سے جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا, وہ خراب ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں, جب پولیٹیکل سسٹم اکاؤنٹیبلٹی اس میں کم ہو گئی, ختم ہو گئی, اس میں فریڈم نہیں تھی, بولنے کی آزادی نہیں تھی, شکایت کرنے کی آزادی نہیں تھی, اس سے بھی یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ اس سسٹم سے دور ہوتے گئے. اور اس میں یہ ہوا کہ جو کہ پارٹی کے مطلب ہائی آفیشل جو تھے وہ اس چیز سے انہیں بڑی فیسلٹیز حاصل ہو رہی تھی, اور جو عام سٹیزن تھا وہ مجبور تھا, وہ برسر پیکار تھا. باقی جو پارٹی آفیشلز تھے وہ اس سسٹم سے بڑا مطلب انہیں بہت فیسلٹیز حاصل ہو رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ جو ایک جس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین مطلب یہ پورا ایک نظام بن گیا تھا وہاں پہ کہ ہمیں جو وہ رچ پور گیپ کو ختم کرنا ہے, کلاس ایک امیر اور غریب کے کلاس میں جو ایک کلاس ڈفرنس کو ختم کرنا ہے. لیکن پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک کلاس جو ہے بن گیا تھا کہ جو آفیشلز جو تھے کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین کے آفیشلز جو تھے وہ ایک ہائی مطلب ایک الگ ایک قسم کی زندگی گزار رہے تھے, اور جو عام لوگ تھے وہ کسی دوسرے قسم کی زندگی گزار رہے تھے. تو وہ کلاس ڈفرنس جس نعرے کو لے کے چلے تھے, پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ کلاس ڈفرنس ان میں بھی پھر نظر آ گئی. اس سے یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی جس کے لیے ورکرز کھڑے ہو گئے تھے اور عام لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے پہلے پہل, پھر آہستہ آہستہ وہ غیر مقبول ہو گئی, ان پاپولر ہو گئی یہ پارٹی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے جو وجہ بنی سوویت یونین کے زوال کی, وہ ہے گورباچوفس ریفارم پالیسیز. دیکھیے 1985 میں میخائل گورباچوف نام کا ایک لیڈر تھا جو کہ کمیونسٹ پارٹی سوویت یونین کا ہیڈ بن گیا, اور اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ ایک قسم کی وہ محسوس کر رہے ہیں, تنگی محسوس کر رہے ہیں, یا لوگ آہستہ آہستہ اس سسٹم سے انہیں اندر سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ ایک گھٹن سا کا ماحول جو ہے اس نے اس چیز کو محسوس کیا, اور اس نے کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کو ریفارم کرنے کی اس نے کوشش کی. تو اس ریفارم کی کوشش میں اس نے دو پالیسیز امپورٹنٹ, بہت فیمس پالیسیز اس کی ہے, جس کا نام ایک کا نام ہے گلاس نوسٹ اور دوسرے کا نام ہے پیرسٹرائکا. گلاس نوسٹ کا مطلب ہوتا ہے اوپننیس. وہ چاہ رہا تھا کہ پولیٹیکل سسٹم میں اوپننیس لائی جائے جو اس میں وہ ایک اسٹرکٹنیس جو تھی, وہ کسی کو بولنے کی آزادی نہیں تھی, بالکل خام ایسا تھا کہ اس چیز کو وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس نے کچھ رائٹس کی کوشش کی کہ لوگوں کو رائٹس فراہم کیے جائیں, شکایات کا کوئی سسٹم اسٹیبلش کیا جائے جس سے کہ شکایات صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں, اور جس سے کہ اس پولیٹیکل سسٹم میں بہتری لائی جا سکے. اس میں یہ نہیں کہ اس نے کہا کہ کوئی دوسری پارٹی وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے, نہیں, اس نے کہا کہ اسی میں ایک قسم کا ایک ہلکی پھلکی ایک قسم کی فریڈم اس نے پرووائڈ کی تاکہ لوگ اپنی بات رکھ سکیں. تو پولیٹیکل سسٹم کو اس نے ریولیوشن ڈیموکریٹائز کرنے کی کوشش کی, ہلکی پھلکی کوشش اس کی تھی. اسی طرح سے پیرسٹرائکا اس نے اس لیے کی کیونکہ اکنامک سسٹم پہ جو ایک بوجھ بڑھ رہا تھا, تو اس لیے اس نے اس اکنامک سسٹم کو بھی ریفارم کرنے کی کوشش کی, جو ان کے ویسٹ کے ساتھ بالکل ہی اکنامک ریلیشنز نہیں تھے. تو اس نے کوشش کی کہ ویسٹرن کنٹریز یا کیپٹلسٹ کنٹریز کے ساتھ ان کے ریلیشنز اسٹیبلش ہو جائیں, اکنامک ریلیشنز اسٹیبلش ہو جائیں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ پیرسٹرائکا کا مطلب ہے کہ اکنامک ریسٹرکچرنگ. گلاس ناسٹ مینز اوپننیس, اور پرٹیکولرلی اوپننیس ان پولیٹیکل سسٹم, اور پیرسٹرائکا کا مطلب ہے کہ اکنامک ریسٹرکچر. وہ چاہتا تھا کہ اکنامک سسٹم کو ریسٹرکچر کیا جائے تاکہ وہ جو ایک بوجھ تھا اس پہ جو ایک بوجھ بڑھ رہا تھا, اس بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, کچھ نئی پالیسیز مرتب کی جائیں اور اسٹیبلش کی جائیں, جس سے کہ تھوڑا اس میں جو ایک ٹھہراؤ آیا تھا اکنامک سسٹم میں, اس ٹھہراؤ کو ختم کیا جائے اور پھر سے وہ ڈیولپمنٹ کی راہ پہ گامزن ہو جائے یہ اکنامک سسٹم. تو یہ اس کی کوشش تھی, لیکن اس سے یہ ہوا کہ وہ اس کوشش میں اتنا کامیاب نہیں ہوا, کیونکہ اسے دو طرح سے جو ہے دو طبقوں سے اسے مینز کے
सामना करना पड़ा, उसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। एक तो वो तबका था, वही जो कम्युनिस्ट पार्टी में वो जो रेडिकल्स थे, जो ऑफिशियल्स ऐसे थे जिन्हें इस सिस्टम से बहुत फायदा मिल रहा था कि किसी को बोलने की आजादी नहीं थी, तो वो उन्हें प्रिविलेजेस हासिल थे, वो फैसिलिटीज हासिल थी। तो उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर ये रिफॉर्म हुआ तो उससे ये होगा कि उनकी उन फैसिलिटीज पे आंच आ जाएगी, वो कम हो जाएंगी। तो वो नहीं चाहते थे कि ये तब्दीली आ जाए। तो वो तो एक तबका था। दूसरा तबका वो था जो कि साला साल से इस चक्की में पिस रहा था, इस रेस्ट्रिक्शंस और इस घुटन भरी जिंदगी से तंग आ गया था। तो जब गोर्बाचोव ने ऐलान किया कि मैं इस सिस्टम को ओपन करूंगा, इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर ये देखा गया कि जिन उम्मीदों को लेके वो गोर्बाचोव की तरफ देख रहे थे, उन्हें लगा कि नहीं, गोर्बाचोव ने जो तब्दीलियां लाई हैं ये बहुत कम है, इससे ज्यादा किया जाना चाहिए। तो वो भी गोर्बाचोव की, उन्हें लगा कि नहीं, गोर्बाचोव जो ये इसने नारा दिया था कि वो ओपननेस और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग का नारा दिया था, ये उतनी तब्दीली वो लाने वाला नहीं है। तो वो भी दूर हो गया, मतलब उसका सपोर्ट भी गोर्बाचोव को नहीं मिला। तो दोनों, हम कहेंगे कि दोनों तबके जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अंदर से थे, वो भी इन गोर्बाचोव की पॉलिसीज से वो भी माइल नहीं हुए इस सिस्टम की तरफ। और जो इस सिस्टम से जो मजा ले रहे थे जो लोग, उन्हें भी एक खौफ पैदा हुआ कि कहीं गोर्बाचोव की पॉलिसीज से उनके उस आराम में कोई खलल ना हो जाए। तो दोनों तबके उससे जो है मुतनफिर हो गए, उससे दूर हो गए। तो और लेकिन उससे ये हुआ कि जो एक शुरुआत उसने की थी कि पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा बहुत ओपन करने की कोशिश की थी, उससे ये हुआ कि उस ओपननेस को फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। उससे ये हुआ कि फिर लोग जो है ईस्टर्न यूरोप में लोग सड़कों पे आ गए और उन्होंने बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट्स जो थी ईस्टर्न यूरोप में, चाहे वो एस्टोनिया था, लैटविया था, लिथुआनिया था, या हंगरी वगैरह में था, उसमें फिर वो हुकूमतें ही लोगों ने पलट दी, तख्त उनका उलट दिया, वो सीधे रास्तों पे आ गए और आर्मी के खिलाफ हो गए। लेकिन उस वक्त ये था कि गोर्बाचोव ने उस वक्त फिर जिस तरह से वो पहले किया करते थे कि जहां पे भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ लोग मुश्तिल होके या बगावत करते थे, तो वो आर्मी को भेजते थे और आर्मी से उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करते थे। उससे ये भी होता था कि जैसे 1956 में एक बार हुआ था कि हंगरी में लोग रस्तों पे आ गए थे, तो लेकिन उस बगावत को दबाया गया था बाय फोर्स, उसमें बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया था। लेकिन 1980s 1985 के बाद, चूंकि ये वो दौर नहीं था, ये 50s का दौर नहीं था, 80s में पहले ही सोवियत यूनियन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना पहले ही था, इसलिए वो एक नई मुश्किल अपने लिए पैदा नहीं करना चाहते थे। इसलिए 1980 लेट 80s में, जो 1985 86 और फिर बाद में 88 89 जो ये दौर था, जिसमें कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ईस्टर्न यूरोप में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी वो गिर रही थी। तो और कम्युनिज्म का जो शीराजा जो है वो बिखर रहा था, और कम्युनिज्म का जो ये पूरा फैलाव था, ये गवर्नमेंट्स का जो एक ये रोल बैक हो रहा था। तो उस वक्त ये था कि गोर्बाचोव ने उन गवर्नमेंट्स को उस वक्त से प्रोटेक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं समझी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो फिर से इसमें फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये होगा कि जो पहले ही उनकी इकोनॉमी पे इतना बोझ बढ़ा हुआ है, तो उस बोझ में और ज्यादा इजाफा होगा। तो इसलिए ये हुआ कि इन पॉलिसीज का नतीजा जो गोर्बाचोव चाह रहे थे वो उस तरीके से नहीं निकला, बल्कि उससे ये हुआ कि जो कम्युनिज्म, जो सोवियत यूनियन जो है आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उस पेस को, उस स्पीड को इन पॉलिसीज से उसकी स्पीड में ज्यादा इजाफा हुआ। जल्दी जल्दी सोवियत यूनियन का जो है डिसइंटीग्रेशन ज्यादा जल्दी हो गया। नेक्स्ट जो इसमें है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर फॉर सोवरेनिटी। देखिए, हमें मालूम है कि सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी जिनको मिला के सोवियत यूनियन बन गया था, और उसमें यह था कि खास तौर पर जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, इसी ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स और रशिया, ठीक है, रशिया और जो ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, उसमें ये बाल्टिक स्टेट्स भी, बाल्टिक स्टेट्स का मतलब यहाँ पे है लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह, ये इनको हम कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। इनमें ये हुआ था कि ये इनमें जो एक कौम परस्ती की जो एक तहरीक अंदर से बढ़ रही थी, नेशनलिज्म की जो एक नेशनलिज्म की तहरीक जो है उस वहां पे उभर रही थी, और वो चाह रहे थे कि वो इस सोवियत यूनियन से अलग होके
आजाद रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि सोवरेन रहना चाहते थे, ठीक है। सोवरेन का मतलब वो एक अलग मुल्क की हैसियत में सामने आना चाहते थे, जिनकी अपनी सोवरेनिटी हो, वो किसी और की सरपरस्ती में ना रहें, ठीक। इसमें बहुत सारे, एक तो ये थे बाल्टिक स्टेट्स, और खुद रशिया में भी ऐसी ताकतें उभर रही थी जो चाह रही थी कि इस सोवियत यूनियन के इस इत्तेहाद से वो बाहर आना चाहते थे, ठीक। इसलिए ये जो जज्बा था, ये नेशनलिज्म का जज्बा, वहां पे कौम परस्ती का जज्बा जो उभर रहा था, इससे भी ये हुआ कि ये भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक वजह बन गई सोवियत यूनियन के जवाल की, क्योंकि बाद में ये देखा गया कि रशिया में एक इनकलाब पैदा हो गया था जिसकी नुमाइंदगी साबिक वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही एक लीडर थे। फिर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी लीडर से इस्तीफा दिया था, जिसका नाम था बोरिस येल्सिन। उसने फिर वो यही अलम लेके चला कि हमें सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं बनना है, और वो फिर उसने इवन उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के खिलाफ उसने आवाज उठाई, और लोगों ने उसको कामयाब किया, और वो रशिया का पहला प्रेसिडेंट बना, जिसने कि फिर बाद में एलानिया तौर पे ये कहा कि अब सोवियत यूनियन नहीं है, और वो सोवियत यूनियन से उसने रशिया को अलग किया। उससे ये हुआ कि फाइनली सोवियत यूनियन खत्म हो गया, क्योंकि मेन जो इसमें कंट्री जो थी वो रशिया थी। जब रशिया ने ही ऐलान किया कि नहीं, कोई सोवियत यूनियन नहीं, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो उससे फिर फाइनली सोवियत यूनियन बिल्कुल कंप्लीटली जो है खत्म हो गया। सोवियत यूनियन का जो नक्शा था दुनिया पे, वो नक्शा ही खत्म हो गया, वो यूनियन ही खत्म हो गई। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज डिजायर टू गेट रिड ऑफ बैकवर्ड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। देखिए, हमें मालूम है कि इन 15 रिपब्लिक्स में जो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थी, जैसे कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहते हैं। ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन उस दौर में अगरचे वहां पे ऐसे है कि वहां पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हुए थे, और बाकी उनके पास कोई उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जिस तरह से कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड थी एज कंपेयर टू दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। क्योंकि इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अक्सर रिपब्लिक्स ऐसे हैं जिनका जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट मतलब इनका किसी समंदर के साथ कोई साहिल नहीं मिलती है, और एक मुल्क की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर वो लैंड लॉक्ड हो, जिस तरह से आपको नेपाल, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल है, इट्स ए लैंड लॉक्ड। सो ये जो लैंड लॉक्ड मुल्क होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं अपने आसपास के उस नेबर के साथ जिसकी बंदरगाह को उनको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो इसके बरक्स जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अक्सर जो मतलब साहिल समंदर के आसपास उनका जो है उनकी लोकेशन है, तो उससे ये है कि उनके जो ट्रेड वगैरह जो क्योंकि समंदर से होता है ट्रेड, इसलिए इकोनॉमी में, एक मुल्क की इकोनॉमी में समुद्री रास्ता वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अब उसके बरक्स जो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अक्सर इसमें स्टेट्स ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, इनका किसी समंदर के साथ कोई राबता नहीं है, तो इसलिए ये एज कंपेयर टू जो सोवियत यूनियन के बाकी स्टेट्स थे, चाहे रशिया है या बाल्टिक स्टेट्स है या यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह है, वो इनके मुकाबले में काफी ज्यादा डेवलप्ड थे। तो इसलिए ये जो रशिया और ये बाल्टिक स्टेट्स वगैरह जो थे, उनके लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमारी इनकम है, उस इनकम का एक हिस्सा इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी जाता है। तो उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये हम पे जिस तरह से ये होता है एक प्रे जो होता है, ठीक, उन्हें लग रहा था कि ये हम पे एक बोझ है, हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा उनको जाता है, ठीक। तो ये चाह रहे थे कि अगर हम इनसे अलग हो जाएं, तो उससे होगा कि हमारी जो इनकम जो हमारे मुल्क में जनरेट होती है, वो हम खुद पे ही खर्च कर सकेंगे, उसमें कोई हिस्सा उनको इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स को नहीं देना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते थे कि हम सोवियत यूनियन से अलग हो जाए, ताकि हमारे मुल्क में से जो इनकम जनरेट होती है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, वो हम खुद अपने लिए खर्च करेंगे। कोई ऐसा ऐसा ना हो कि कोई दूसरा उसका उसमें हमारा शरीक बन जाए। तो इससे भी ये हुआ कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से वो आजादी अलग होना चाहते थे। तो इससे भी ये भी एक वजह बन गई कि जिससे कि इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में ये चाहत बढ़ गई कि सोवियत यूनियन से अलग होने की चाहत उनकी बढ़ गई। तो ठीक, तो ये सारी जो वजूहात थी, इन सारी वजूहात ने मिल के सोवियत यूनियन के सिस्टम को जो है डिसइंटीग्रेट करने में अपना रोल अदा किया। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस जो कॉजेज व्हिच लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है।